आज हम लोग एनटीपीसी के जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आइए, हम यहाँ पर सिर्फ आपका मेन सॉल्यूशन मैथ्स का करने वाले हैं। मेन रूप से सॉल्यूशन जो करेंगे वो मैथ्स का करेंगे, साथ साथ में थोड़ा बहुत जीके जीएस को भी देखते चलेंगे। यहाँ देखिए, पहला आपका सवाल है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन आपको पता होगा 22 दिसंबर को माना जाता है। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है। और अगर आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो वो होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट आपका है, भारत में निम्न में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, ये सवाल आपका है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। पहले ये क्या था? इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था, अभी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो आपको पता है जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट आपका सवाल है, हम लोग मेन जो है मैथ्स में फोकस करेंगे। इसका आपको योग बताना है, मतलब भिन्न का जोड़ है 1/3, 1/4/3, 3/4 भिन्न का जोड़ है आपका। एलसीएम क्या आएगा? 12, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 4 चौ 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 16 9 25 4 29, 29 बटा क्या हो जाएगा? 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के ही हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो आपको पता है मुंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका सवाल है, ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। यहाँ देखिए, एक आपका सर्कल है और कह रहा है कि ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। केंद्र ओ वाला वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है? वो है, और इस पे 3 बिंदु ए, बी, सी। जब भी आपको वृत्त पे 3 बिंदु लेना रहेगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि तीनों बिंदु ऐसे लीजिएगा कि एक ट्रायंगल टाइप का बन जाए। ठीक है, तीनों बिंदु को ऐसे लेना है कि एक आपका ट्रायंगल के टाइप का बन जाए। तो ए बी सी में हम 3 बिंदु ऐसे ले लेते हैं जिससे एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो जाए। ए यहाँ देते हैं, बी यहाँ दे रहे हैं और सी यहाँ पे नाम दे रहे हैं। फिर कह रहा है क्या ए सी बी आपका कितना दिया हुआ है? 47.5। इसको हम मिलाते हैं, ए को सी से मिला देते हैं और सी को बी से मिला देते हैं और बी को ए को बी से मिला देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका। थोड़ा ये लाइन आपका तिरछा हो गया है। इसमें क्या बोल रहा है ये कि ए सी बी जो आपका है ये आपका दिया हुआ है कितना? 47.5। कह रहा है लघु वृत्तखंड ए बी, ये आपका लघु वृत्तखंड है। ये जो ए बी दिख रहा है आपका छोटा सा, ये लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। ये वाला आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है और ये आपका लघु वृत्तखंड है। तो कहता है लघु वृत्तखंड ए बी पर ए ओ बी का मान बताना है। इस ए ओ बी का आपको मान बताना है, इस कोण का मान बताना है। तो आपको पता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर एक कोण से डबल हो जाता है। तो 47 का दुगुना 94, 0.5 का दुगुना 1, यानी 95 आ जाएगा आपका, 95 डिग्री। सिर्फ फिगर बनाना था। नेक्स्ट आपका है, कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा आपका जो पुस्तक लिखा गया है वो क्या था? पंचतंत्र। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखिए, ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है।
चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र किस द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अब देखिए नेक्स्ट आपका पुस्तक है इंडिका। इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल था उसी समय मेगास्थनीज इंडिया आया था। और मेगास्थनीज को भेजा किसने था? मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर का ही ये राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसी के द्वारा इसको भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? लिखा है कल्हण ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हण ने। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये पुराना क्वेश्चन है, 2021 का पूछा हुआ एग्जाम है, इसलिए आपका ये 20 का सवाल पूछ रहा है। लेकिन अभी भी आपका, पहले भी वो 18 साल ही था 20 के आसपास में ही, और अभी भी जो है 24 में भी क्या है, मतदान करने की न्यूनतम आयु आपका 18 साल ही है। काफ़ी समय से 18 साल ही चलते आ रहा है। नेक्स्ट आपका है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपका अनाज उत्पादन से संबंधित है, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, आप जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हरित क्रांति का जो जनक है इंडिया में, हरित क्रांति के जनक यानी भारत में और आपका वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन है आपका? नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में आपके हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया में है एम.एस. स्वामीनाथन। और इस बार एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न इनको मिला है, एम.एस. स्वामीनाथन को। इनके साथ साथ 5 और लोगों को मिला है। एम.एस. स्वामीनाथन को भी मिला है और इसके साथ साथ 5 और लोगों को भी भारत रत्न मिला है इस बार। नेक्स्ट आपका सवाल है पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो ये 1932 में आपका हस्ताक्षरित किया गया था। पुनः जो पैक्ट था, पुनः जो समझौता था वो किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच हुआ था ये पुनः समझौता। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। और पलासी का युद्ध आपका हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को हुआ था। पलासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या गए थे? जीत गए थे। सिराजुद्दौला हार गए थे। रॉबर्ट क्लाइव किसकी तरफ से लड़ा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था। युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था और बंगाल की तरफ से थे सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए ये तो घटाना है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। यहाँ देखिए इकाई अंक इसका क्या है? 2 है। इसका इकाई अंक कितना है? 4 है। यानी 12 में से 4 घटाएंगे तो इकाई में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8 सिर्फ किस ऑप्शन में है? बस तीसरा ऑप्शन में ही केवल 8 है इकाई में। इकाई के स्थान पर तीसरा ऑप्शन में केवल 8 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल बना रहे हैं तो एक बार इकाई अंक को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर इकाई अंक से आपका डिफरेंट है तो बस एक ही अंक निकालेंगे। कभी कभी इकाई अंक 2 का समान हो जाता है तो 2 अंक तक जाएंगे, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये टाइम बचा करके फिर बाद में जो भी डिफ़िकल्ट सवाल रहेगा उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट आपका नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? सबसे बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का। नरेंद्र क्या कर रहा है? 10 दिन में काम पूरा कर रहा है और आपका अमित कर रहा है 12 दिन में पूरा। एलसीएम कितना आएगा? 60। इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 10 6 का 60, 12 25 60। दोनों मिलकर काम करना है, मतलब 6 की क्षमता से ये 5 की क्षमता से ये काम करेगा। नरेंद्र 6 की क्षमता से, अमित 5 की क्षमता से, यानी 11 की क्षमता से 60 भाग काम को कितना दिन में पूरा कर देगा? 60/12।
11। अगर इसको पूर्णांक बदलेंगे तो 5.5/11 दिन आएगा आपका। 11 × 5 = 55, 5 60/11। ठीक है। नेक्स्ट आपका ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल जो गणना होता है वो क्या होता है? ईवीएम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट आपका है यदि इतना का मान 54 दिया हुआ है, 2916 का वर्गमूल आपको 54 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए सारा में देखिए 2916 सब डेटा पे दिया हुआ है, सब बेस 2916 है। तो सबसे पहले देखिए इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो मान लेते हैं इसका 2916 है तो 54 हो जाएगा, यहाँ भी 2916 है तो 54 हो जाएगा, यहाँ भी 2916 है तो यहाँ भी 54 हो जाएगा, यहाँ भी 2916 है तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ रूट के अंदर में दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो अगर रूट के अंदर में दशमलव के बाद 2 अंक हो रहा है तो बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 ही अंक रह जाएगा। 2 से 1 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, 6 से 3 हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा, यानी ये 5.4 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर जब निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक रह जाएगा, 4 से 2 रह जाएगा, 6 से 3 रह जाएगा, आधा रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 6 अंक है तो बाहर निकलने के बाद दशमलव के बाद 3 अंक रह जाएगा। तो चूंकि 54 में 2 ही अंक है तो एक 0 लगाकर इसको 3 अंक का हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ दशमलव लगा देते हैं। फिर यहाँ क्या है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 8 अंक है। तो बाहर निकलेगा दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 2 0 लगा कर क्या करते हैं? 4 अंक बना लेते हैं और यहाँ दशमलव लगा देते हैं। बस अब सबको बीच में जोड़ है तो जोड़ कर देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, 1 0 लगा के इसको भी 4 अंक बना लेते हैं। ये 2 अंक है तो 2 0 लगा के इसको भी 4 अंक बना लेते हैं। इसमें 3 0 लगा के 2 0 इसमें लगा के इसको भी 4 अंक बना लेते हैं। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, जोड़ना है केवल इकाई अंक जोड़िए। इकाई अंक जोड़ देते हैं 4 0 0 0, यानी इकाई अंक तो 4 आ गया, खाली इकाई अंक सबका जोड़ दिए। इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 4 है, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया? 4 ही आ गया। तो बाकी कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मार दिए, क्योंकि यही पहला ऑप्शन ही है जिसके इकाई अंक में 4 है, बाकी किसी में इकाई अंक में 4 नहीं। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, ताकि दूसरे जो डिफ़िकल्ट लेवल के 1 2 4 सवाल आएंगे उस पर आप पूरा टाइम दे सकें, और वही आपको रिजल्ट तक लेके जाएगा। कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह है। वर्कबुक किसका संग्रह होता है? वो वर्कशीट का संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक होता है वो वर्कशीट का क्या होता है? संग्रह होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रथम कौन थे? राकेश शर्मा थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और एक सवाल होता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका मैथ्स का सवाल है, इस पर फोकस कीजिए। हम लोग मेन यहाँ पे मैथ्स को ही फोकस करेंगे, जीके जो सब्सिडरी है बस उसको लेके चल रहे हैं कि आपका एक बार ध्यान में आ जाए। कह रहा नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है। यहाँ नरेंद्र की मदर है और ये नरेंद्र है। माँ की जो आयु है 4 गुना है नरेंद्र से, तो नरेंद्र का अगर 1 मान लेंगे तो माँ की आयु कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज का बात कर रहा है, 4 बरस पहले का बात हो रहा है कि 4 बरस पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु से 6 गुना थी। ये तत्कालीन ये गलती से लिखा गया है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सवाल ऐसे है कि 4 साल पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु से 6 गुना थी। 4 साल पहले का बात है, -4। अगर 4 साल बाद का बात होता तो +4 लिखते। तो 4 साल पहले की आयु क्या है? माँ की आयु जो है नरेंद्र की आयु से 6 गुना थी। ठीक है, 4 साल पहले जो आयु है नरेंद्र की आयु से 6 गुना थी। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का हो रहा है। प्रेजेंट एज और 4 साल पहले की उम्र में कितना का डिफरेंस होगा? 4 साल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ भी डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 0 का डिफरेंस हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेम डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे? नीचे के अंतर से ऊपर में गुना। नीचे में कितना का अंतर है? 6 में से 1 गया तो 5 का अंतर है, तो 5 से ऊपर में गुना कर देंगे
और ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। 4 और 1 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, 3 से नीचे में गुना करेंगे। ऐसा करने से डिफरेंस समान हो जाता है। नीचे के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर के अंतर में नीचे से गुना करने से डिफरेंस सेम हो जाता है। तो नीचे में 6 में से 1 गया तो 5, 5 का डिफरेंस है तो ऊपर में 5 से गुना कर दिए, और ऊपर में 4 में से 1 गया तो 3, 3 का डिफरेंस है तो नीचे में 3 से गुना कर दिए। गुना करिए, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और ये 5 गुना 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 3 18, और ये हो जाएगा 3। अब देखिए डिफरेंस सेम हो गया, 20 18 का डिफरेंस 2, और यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस 2। डिफरेंस सेम हो गया। एक बार डिफरेंस हो गया तो बस कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 2 का है, और यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है? यहाँ जो आपका डिफरेंस है वो कितना का है? 4 का है, यानी 2 बराबर 4 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 1 का वैल्यू आपका 2 आ गया। आपको दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज दोनों का क्या है ये देखिए। अगर आप गुना कर रहे हैं तो पुराना डाटा कट हो जाएगा, नया डाटा जो होगा वो वाला आपका चलेगा। तो परसेंटेज माँ की है 20 साल, तो 20 से अगर 1 का वैल्यू 2 है तो 20 का वैल्यू 40 हो जाएगा। और सन का परसेंटेज है 10 5 साल, तो 1 का वैल्यू 2 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आंसर क्या आएगा? 10 और 40 आएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप किसी एक का भी उम्र निकाल लेते हैं, जैसे 40 निकालिए तो 40 एक ही ऑप्शन में है तो बस दूसरा ही ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। दूसरा निकालेंगे ही नहीं। एग्जाम में हमको 10 सेकंड भी बच रहा है तो उसको भी बचा लेंगे, और उस 10 सेकंड को कुछ ऐसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो एक बार क्वेश्चन बनाते समय ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस साल हुआ था? यह स्थापना आपको हुआ था 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में हुआ था। ये आपका इसका सबसे हल्का सवाल है। A/B बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए। 5A - 3B बटा 7A + 2B। अब देखिए A का वैल्यू कितना है? 3 है, और B का वैल्यू कितना है? 4 है। बस पुट कर देना है, तो पुट कीजिए। A का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 करेंगे तो 5 3 15। B का वैल्यू 4 है, 4 3 12। फिर A का वैल्यू आपका कितना है? 3 है, 7 3 21, और B का वैल्यू 4 है, 4 दूना 8। 15 में से 12 गए तो 3, नीचे 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। 3/29 आपका आंसर हो जाएगा, 3/29। ये आपका NTPC का एग्जैक्ट सवाल है, यही सब सवाल एग्जाम में आपका आया है। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ़ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ़ कर सकती है, तो दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ़ करेंगे? सीता 20 दिन में, रीता 30 दिन में। एलसीएम 60 हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 20 3 60, 30 दूना 60। दोनों मिलकर करेगा तो 3 और 2 5 की क्षमता से करेगा, तो 5 की क्षमता से 60 काम कितना दिन में कर देगा? 12 5 60, 12 दिन में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट आपका है 6 + 3/3। 6 3 कितना आएगा? 9। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, -5 5 4 9। 3 - 9 5 45, क्या हो जाएगा? -42। -42 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक बार खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, पहला देखिए क्या है? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाएंगे। सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुज आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में एक सर्किल है। अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं? जो सभी भुजाओं को टच करके गुजरता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर में एक आपका ये सर्किल है जो सभी भुजा को टच कर रहा है। अब क्या कहता है कि अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। इसके अंदर में एक वर्ग बना रहे हैं। वर्ग मतलब क्या? चारों भुजा आपस में बराबर। इसके अंदर में एक वर्ग खींच दिए। त्रिभुज की भुजा x है, त्रिभुज का भुजा x दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले देखिए अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? जो अंदर में वृत्त है ये वाला, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है? रेडियस ऑफ इन सर्किल। अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है a/2√3। ये अंतःवृत्त का त्रिज्या है। a का मान कितना है? x दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? x/2√3 हो जाएगा।
ये मतलब भुजा है, तो भुजा x दिया है तो x/√3। अगर त्रिज्या निकल गया तो हम इस अंतःवृत्त का व्यास निकाल लेंगे, अंतःवृत्त का व्यास निकाल लेंगे, और जो अंतःवृत्त का व्यास होगा वही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यहाँ देखिए फिगर से आपको पता चल रहा होगा, जो अंतःवृत्त का व्यास होगा वही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो जब त्रिज्या ये है तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का व्यास निकल जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी x/√3 क्या हो गया, अंतःवृत्त का ये व्यास हो गया। और आपको पता है कि व्यास जो है वही क्या है, इसका वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण निकल गया। जब वर्ग का विकर्ण हमको पता होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जब वर्ग का विकर्ण पता होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। विकर्ण x/√3 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²/3, अब बटा 2 है, सॉल्व करेंगे तो x²/6 हो जाएगा आंसर आपका, x²/6 हो जाएगा। जब वर्ग का विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। और भुजा के केस में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको वीडियो बनाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 9911499650। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको हमारा टीम जो है सॉल्यूशन देगा आपको, वीडियो फ़ोन करके। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, इस क्वेश्चन के अलावा कोई भी अगर आपको दूसरा भी सवाल है, जो सवाल आप बना रहे हैं और आपसे नहीं बन पा रहा है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें वो सवाल, और उस सवाल का आपका प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन देने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो हमारा टीम आपको कॉल करके, उसके बाद भी आपको कॉल करने का समझाएगा सारा बात कि कैसे कैसे वो आया, कैसे कैसे उसका प्रोसेस है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मैथ और केवल मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं आप, जीके नहीं। नेक्स्ट आपका देखिए, हम यहाँ पे केवल जीके का ही सोल्यूशन करेंगे और मैथ्स का, मेनली मैथ्स का पे फोकस करेंगे, रीजनिंग का सोल्यूशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कहता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। नेक्स्ट आपका है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का छूट देता है। चलिए, तो मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 है, हमको क्या मिल रहा है, 5% छूट मिल रहा है। आपको पता है कि छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मिलता है, या उसको अंकित मूल्य भी बोलते हैं। तो छूट हमेशा क्या मिलता है, अंकित मूल्य पर या फिर मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। तो अगर मार्केट प्राइस 100 है तो 5% छूट पे हमको कोई सामान बेच रहा है, मतलब वो 95 रुपये में हमको दे देगा। 100 का सामान 5% डिस्काउंट पे हमको 95 में उसके द्वारा बेच दिया जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करना है। अब देखिए, अगर 10% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, 110 में। अगर 20% लाभ प्राप्त करना है वस्तु को कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। हम ऑलरेडी वस्तु को 95 में बेच चुके हैं, 10% लाभ पर कितना में बिकेगा, 120 में। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, ये भी विक्रय मूल्य ही है, 95 क्या है, विक्रय मूल्य है, और 10% लाभ पर जो हम बेचेंगे वो भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, 95 विक्रय मूल्य हमको यहाँ पे आया है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 होगा, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 950/11 आ गया क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होना चाहिए। ये अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस को ही अंकित मूल्य बोलते हैं, फिक्स्ड प्राइस। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होना चाहिए, अंकित मूल्य है कितना, 100 है, क्रय मूल्य कितना निकाल के लाए हैं, 950/11 लाए हैं। चलिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, इसको रेशियो में पहले बदल लेते हैं सॉल्यूशन आसान करने के लिए। ये अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, इसको रेशियो में पहले बदलते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा, 19 × 5 = 95, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 11 दूना 22 और ये 19 हो जाएगा। 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मार्केट प्राइस हो गया कितना, 19, और क्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी मार्केट प्राइस हो गया 22 और क्रय मूल्य कितना हो गया, 19 हो गया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना % ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो कितना ज़्यादा हो गया, 3, कितना में, 19 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, मतलब 300/19% आ गया, 300/19%। अगर इसको आपको बदलना है तो 15.15/19% हो जाएगा आपका, ठीक है, 15.15/19%। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है। 5 छात्र है
औसत प्राप्तांक कितना है 39.2। इनमें से 3 का प्राप्तांक 41 है, 3 का औसत कितना है 41 है। तो शेष जो 2 छात्रों का औसत बताइए, शेष 2 का पूछ रहा है। 5 में 3 का दिया है और बाकी 2 का पूछ रहा है। देखिए शेष के केस में कैसे सॉल्व करते हैं, जो एवरेज दिया है उसको पहले लिख देते हैं 39.2। उसके बाद देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना माइनस लिखेंगे। ज़्यादा के केस जैसे ही आपको शेष का केस आएगा, कुछ 5 में से कुछ का दे दिया, बाकी कुछ और पूछ रहा है, शेष का पूछ रहा है, तो शेष के केस में हमेशा उल्टा क्रिया करते हैं। उल्टा का मतलब क्या है, अगर ज़्यादा रहेगा तो माइनस लिखेंगे, कम रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो 39.2 से कितना ज़्यादा है 1.8 ज़्यादा है, ये 1.8 ज़्यादा है तो 1.8 माइनस में लिखेंगे। अगर कम होता 1.8 तो प्लस में लिखते, उल्टा काम करते हैं। ज़्यादा के केस में माइनस, कम के केस में प्लस। कितना बार 1.8 ज़्यादा है 3 बार। अब बटा में कितना, ये 2, बटा में 2, बटा खाली इतना ही पे लगेगा, फर्स्ट ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब पे बटा लगेगा। 39.2 माइनस 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 18, 9 कितना हो जाएगा 27, 2.7। अब सोल्व कर लेंगे इसको। 12 में 7 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, यानी क्या हो जाएगा 36.5 आपका आंसर आ जाएगा, 36.5। नेक्स्ट आपका इसका मासा निकालना है। 12 गुना 15, 15 गुना 21 और 21 गुना 12। 12 को पहले तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं। तो 12 क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 15 क्या होगा 3 गुना 5, यहाँ 15 क्या आएगा 3 गुना 5, 21 क्या आएगा 3 गुना 7, 21 हो जाएगा 3 गुना 7 और 12 क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब कॉमन ढूंढ लीजिए। इसमें देखिए 3 3 3 3 तीनों में कॉमन है, फिर देखिए 3 3 3 तीनों में कॉमन है। अब कोई डेटा कॉमन नहीं है, अब कोई डेटा कॉमन नहीं हो रहा है, बस यही आपका 3 3 2 बार कॉमन था, यानी क्या हो जाएगा जो कॉमन रहता है वही क्या होता है आपका HCF होता है। तो बस कॉमन 3 3 9 ही था, तो HCF कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जॉनी, जॉन, जॉनी और जनार्दन एक खेत को क्रमशः 6 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कहता है वे साथ मिलकर कितना दिन में करेगा। एक 6 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 24 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना जाएगा 24। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे, 6 चौ 24, 12 दूना 24, 1। तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो ये 4 की क्षमता से करेगा, या 2 की क्षमता से करेगा, ये 1 की क्षमता से करेगा, यानी तीनों मिलेगा तो 7 की क्षमता से काम होगा। तो 7 की क्षमता से 24 काम को कितना दिन में कर देगा 24/7। ठीक है, 7 या 21, 3.3/7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे केवल जीएस और मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, वो क्या है आपका मिल्की वे का हिस्सा है। हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे का एक हिस्सा है, आकाशगंगा का। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है, आपको पता है कि रायसीना हिल्स में क्या है राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है ये। रायसीना हिल्स कहाँ है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट आपका एक विक्रेता जो है अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा रखता है। तो अगर क्रय मूल्य 100 मान लेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120, 20% ज़्यादा रखता है। फिर 20% छूट देता है, तो 20% छूट पर कितना में बेचेगा 120 रुपये अंकित मूल्य है। जब 20% छूट देगा मतलब 80% में बेचेगा, यानी 120 अंकित मूल्य है, इसका 20% डिस्काउंट का मतलब है 80% में बेच रहा है। परसेंट से 00 कट हो जाएगा, यानी 12/96 रुपये में बेच दिया वो। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो 100 का सामान था, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है आपको पता है। तो 100 का सामान था 96 में बेच दिया, तो 4 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, 4 रुपये का हानि हो गया, 4 रुपये का हानि हो गया। 100 पे जो भी हानि होता है क्या होता है वही प्रतिशत हानि हो जाता है, यानी 4% आपका हानि हो जाएगा। ठीक है। 150 मीटर ऊंची मीनार से एक वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए। 150 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इससे वाहन का, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे वाहन है, इससे वाहन का दूरी बताना है। इसको मिला देते हैं। 150 मीटर ये ऊंचा आपका मीनार है, इससे वाहन का दूरी बताना है। वाहन यहाँ पे है, कहता है वाहन का अवनमन कोण 45 है। कोण कुछ भी रहे, अवनमन या उन्नयन रहे, ये आपका कोण इसी को मान लेना है। ठीक है, अवनमन उन्नयन कोण में कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको जब भी रहेगा तो आप सोचिए कि वाहन का कोण वो पूछ रहा है। ठीक है, वाहन का वो क्या पूछ रहा है, वाहन का वो केवल कोण पूछ रहा है।
बस ये 45 डिग्री है। अब नमन कोण भी पूछे, उन्नयन कोण भी पूछे, सेम ही चीज़ निकालना होता है। तो यहाँ देखिए आपको देखना है क्या है कि 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। 1 का सेंस क्या है 1/1, यानी P भी 1 वह भी 1, तो इसके लिए P ये है B ये है। अब देखिए कंपेयर कर देना है, एक का वैल्यू कितना है 150 है, आपको एक ही का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू यहाँ क्या है 150 दिया हुआ है और एक ही का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 150 ही हो जाएगा। तो कभी भी अब नमन कोण और उन्नयन कोण से कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्न में किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। 24 दिसंबर 2014, देखिए 19 का ये पेपर जो हुआ था 21 में हुआ था ना, इसलिए पुराना पूछ रहा है। 2014 में आपको किसको मिला था भारत रत्न, मदन मोहन मालवीय को मिला था। और अभी जो है 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को मिला है टोटल। भारत रत्न टोटल कितने लोगों को मिला है 24 में 5 लोगों को टोटल भारत रत्न मिला है, 5 लोगों को टोटल मिला है। ये पहला कौन है MS स्वामीनाथन, इन्हीं को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ये हैं MS स्वामीनाथन। दूसरा आपका है PV नरसिम्हा राव, तीसरा आपका है लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा आपका कर्पूरी ठाकुर और पांचवा आपके हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, पहला आपके कौन है MS स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है भारत में। दूसरा है PV नरसिम्हा राव, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी भारत रत्न मिला है। फिर कर्पूरी ठाकुर, जिनको हम लोग जननायक बोलते हैं, जननायक, इनको भी इस बार मिला है भारत रत्न। और चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, चौधरी चरण सिंह को। तो 5 लोगों को इस बार टोटल भारत रत्न मिला है 24 में। नेक्स्ट आपका है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। थायरोक्सिन के लिए आपका आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, थायरोक्सिन ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा। प्रोटियम, हाइड्रोजन के बारे में आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं उसके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं 3। पहला बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसको H11, ये है H12 और ये है H13। ठीक है, ये क्या होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है और ये क्या है आपका एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो आपको प्रोटियम का बात कर रहा है, ये प्रोटियम है पहला वाला। इसमें कह रहा है कितना न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो एटॉमिक वेट कितना है 1 है, ये एटॉमिक वेट है ऊपर वाला। एटॉमिक वेट में अगर आप एटॉमिक नंबर घटा लेंगे तो आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ड्यूटेरियम में पूछता कि न्यूट्रॉन का क्या नंबर है तो 2 में से घटाते तो कितना आ जाता 1 आ जाता। अगर ट्राइटियम में पूछता तो 3 में से घटाते तो कितना हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, आप एक पढ़े होंगे जल का सूत्र क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, और एक होता है भारी जल, उसको क्या बोलते हैं D2O, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यही ड्यूटेरियम है वो। इसी ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन से आप जब मेल होता है तो क्या बनता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग का सवाल है, ये मैथ्स पे आते हैं। कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटा में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलमार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेल मार्ग है, यहाँ देखिए रेल मार्ग मान लेते हैं। हर 50 मीटर की दूरी पर एक खंभा है, यहाँ खंभा है, यहाँ खंभा है, फिर यहाँ 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ 50 मीटर की दूरी पर, ऐसे ही यहाँ खंभा है, ये रेल मार्ग आगे तक गया है। तो कहता है एक रेलगाड़ी 45 के चाल से 4 घंटा में कितना खंभा क्रॉस कर लेगा। तो 45 के चाल से कितना दूरी तय कर लेगा, कितना दूरी तय करेगा। दूरी होता है चाल गुना समय, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, घंटा समय है 4 घंटा, यानी ये कितना हो जाएगा 180 घंटा, 180 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा आपका। अगर इस दूरी को हम मीटर में बदल लें तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, आपको पता है। तो क्या हो गया, इतना मीटर आ गया। अब कह रहा है 2 खंभों के बीच का दूरी कितना है 50 है, तो इतना मीटर टोटल आपको दूरी तय हुआ है। 2 खंभों के बीच का दूरी 50 है, तो 50 से भाग देंगे, खंभों का संख्या आ जाएगा 50 दूना 100, 18 दूना क्या आएगा 36, यानी 3600 खंभा हो गया।
आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको एक जोड़ना अनिवार्य है, यानी कि आपका टोटल खंभा कितना आएगा, 3600 आएगा। तो आप टोटल डिस्टेंस में दो खंभों के बीच की दूरी से भाग दे करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, टोटल खंभा का संख्या आएगा। एक जोड़ते क्यों है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको मान लेते हैं कि 50 मीटर की दूरी पर खंभा लगा हुआ है, तो ये वाला खंभा हम काउंट नहीं कर पाते हैं। पहला खंभा जो है हम मेरे से काउंट हो नहीं पाता है। हम क्या करते हैं, 50 मीटर की दूरी पर ये पहला खंभा, फिर 50 मीटर की दूरी पर दूसरा खंभा, 50 मीटर की दूरी पर ये तीसरा खंभा। अगर ये पूरा दूरी 50 50 50 मतलब 150 मीटर है, तो कितना खंभा क्रॉस हो जाएगा, हम कहेंगे 150 बटा 50, यानी 3 खंभा आएगा। लेकिन वास्तव में है यहाँ कितना खंभा, 1 2 3 4। पहले वाला खंभा को हम क्या हो जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, पहले वाला खंभा काउंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस खंभा को लास्ट में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 खंभा। यहाँ भी वही हुआ है, 3600 खंभा टोटल आया, उसमें पहला वाला खंभा चूँकि वहाँ काउंट नहीं हुआ था इसलिए एक जोड़ दिए तो क्या आ गया, 3601। तो ध्यान रखिएगा 3601, कभी कभी कोई लोग 3600 ही मार देते हैं, पूरा इस पर ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे एक अच्छा बीना वादक माना जाता है। बीना वादक सबसे अच्छा कौन था गुप्त साम्राज्य में, समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त, सबसे अच्छा बीना वादक थे गुप्त साम्राज्य में, समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, वही थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, अर्नेस्ट हैक्कल ने गढ़ा था इसको। इकोलॉजी किसने गढ़ा था, अर्नेस्ट हैक्कल। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अस्पताल से जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसको निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भस्मीकरण है। भस्मीकरण इसमें होता क्या है, भस्मीकरण में क्या होता है कि जो भी आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको 900 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप उसको जला देते हैं। ठीक है, अस्पताल से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको आपको सबसे अच्छा तरीका है क्या, भस्मीकरण। भस्मीकरण का सेंस क्या है कि 900 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में उसको आप जला देते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। ठीक है, अब देखिए विजयी उम्मीदवार जिसको 37% मत मिला है, तो 37% मत मिलने वाला क्या हो गया, ये हार गया। ठीक है, तो जीतने वाला को कितना मिला होगा, 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63। ये जीतने वाला को मिला है और ये हारने वाला को मिला है, कोई दिक्कत। तो हारने वाला को 37 मिला, जीतने वाला को कितना मिल गया, 63 मिल गया, 100 में से घटा लिए। अब कह रहा है कि 5,20,000 मत के डिफरेंस से हार गया है, तो यहाँ पे कितना मत के डिफरेंस से हार रहा है ये, 13 में से 7 गया था 6, 5 में से 3 गया 2, 26 मत के डिफरेंस से हार रहा है। और यहाँ बोल रहा है 52,000 मत के डिफरेंस से हार रहा है, तो 26 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5,20,000 बोल रहा है, 5,20,000 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 20,000। एक का वैल्यू आपका आ गया 20,000। आपसे पूछ रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या कितना आपका हो जाएगा, 100, यानी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 गुना 100, 20,000 गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 लाख आपका आ जाएगा आंसर, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान करते हैं, मतलब थोड़ा और अगर फास्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, थोड़ा और फास्ट इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए कितना मत का डिफरेंस से हारा है ये, 52,000 मत का डिफरेंस है हारने में। ठीक है, 52,000 के अंतर से 52,000 के अंतर से हार गया। हारने वाला को मिला कितना है, 33 मिला है, 37 मिला है। हारने वाला को कितना मिला है, 37 मिला है। तो आपको खाली इतना देखना है कि अगर हमको निकालना है कि हारने वाला जो है जीतने वाला से कितना अंतर से हारा है, तो बस इसको 50 से घटा के देखिए डेटा को कि 37% है तो 50 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 कम है तो 13 का डबल कर दिया, यानी 26 के अंतर से हारा होगा, यानी 26 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,20,000। बस सॉल्व कीजिए, एक का वैल्यू 20,000, 100 का वैल्यू 2 लाख। तो अगर अंतर निकालने शॉर्ट तरीका से आपको निकालना है अंतर, तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको 50 से घटा के देखिए, 50 से जितना कम हो रहा है 13 कम हो गया, तो बस 13 का डबल कीजिए, 26 के अंतर से हारेगा। अगर अंतर यहाँ मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जीतने वाला को हारने वाला को अगर मान लेते हैं मिल जाता है आपको 40.5, मान लेते हैं कि 40.5 मिलता किसको,
हारने वाला को। तो हारने वाला 50 से खाली काम करके देखिए, 50 से कम करेंगे 9.5 कम आएगा, 9.5, 9.5 का डबल कर दीजिए कितना आएगा 19, यानी 19 का डिफरेंस से वो क्या हो रहा है, हार रहा है। तो जो भी 50 से कम डेटा आएगा उसका डबल कर दीजिए, उतना डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस निकालने में आपको थोड़ा जल्दी से डिफरेंस निकाल लीजिएगा, जल्दी निकालिए डिफरेंस, तो कंपेयर जल्दी करके आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो बस 50 से कितना कम है, जितना कम है उसका डबल कर लीजिएगा, तो उतना ही का डिफरेंस से वो हारेगा। 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या। यहाँ 120 एक नंबर है, इसका विषम और सम भाजक का कुल संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ही इस भाजकों की संख्या पूछेगा, चाहे वो विषम भाजक का संख्या पूछे या सम भाजक का संख्या पूछे या टोटल भाजक का संख्या पूछे, आपको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से 5, अब नहीं लगेगा। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 3 बार है, यानी 2 का पावर 3, 3 कितना बार है, 1 बार है, यानी 3 का पावर 1, 5 कितना बार है, 1 बार है, 5 का पावर 1। अगर हमको टोटल निकालना होता, यहाँ टोटल निकालना नहीं है लेकिन हम आपको सिखा दे रहे हैं, अगर टोटल निकालना होता, टोटल कितने भाजक हैं, टोटल कितना भाजक है, तो क्या हो जाएगा, सारे पावर को डबल कर, सारे पावर में 1 जोड़ना होता है। तो यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। सारे पावर में अपने मन से 1 जोड़ के सबको गुना कर देंगे, ये टोटल भाजक आ जाएगा। 4 दूना 8 दूना 16, ये टोटल भाजक कितना आ गया, 16 आ गया। अगर हमसे सिर्फ विषम भाजक पूछता, सिर्फ आपका विषम भाजक बताना है, तो विषम भाजक के लिए क्या करेंगे, सम वाला पावर को देखेंगे ही नहीं। विषम भाजक निकालना है तो सम वाला पावर को इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, और बाकी जो सब नंबर बच गया, विषम निकालना है तो सम को देखना ही नहीं है, और जो बाकी नंबर बच गया यानी सारा जो विषम बच गया उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। 1 है तो 2 कर देंगे, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे और गुना कर देंगे, 2 गुना 4। तो विषम भाजक जब भी निकालना है तो सम नंबर को इग्नोर करके सिर्फ क्या करेंगे, विषम का पावर को 1 बढ़ा के जोड़ देंगे, 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। अगर हमको सम भाजक निकालना है, सम भाजक, तो सम भाजक अगर निकालना है तो टोटल भाजक निकाल लिए 16 और टोटल में विषम निकालिए कितना, 4। तो अगर टोटल नंबर हम निकाल लिए, उसमें विषम पता चल गया, तो सम निकालने के लिए बस इन दोनों को हटा देंगे। 16 में से 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, टोटल नंबर में क्या होता है, सम और विषम ही तो होता है। 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, सम और विषम का संग्रह है। 1 3 5 विषम है, 2 4 6 क्या है, सम है। सम और विषम का संग्रह ही क्या होता है, टोटल नंबर होता है। तो टोटल नंबर चूंकि मेरा 16 आ गया, टोटल भाजक मेरा 16 आ गया, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल भाजक में विषम भाजक को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम भाजक निकल जाएगा। तो सम भाजक कितना आ गया, 12। ठीक है, अगर कहीं डायरेक्ट हमको सम भाजक ही पूछे कि सम भाजक का संख्या बताइए, टोटल और विषम नहीं पूछे, तो सम भाजक कैसे निकालेंगे, एक ही स्टेप में। जो भी आपका इसका गुणनखंड आया, 120 का गुणनखंड क्या आया, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, ये आया है। इसका सम भाजक निकालना है तो सम के पावर को कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, सम वाला जो पावर है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। यानी 2 का पावर 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे उसमें, कोई जोड़ घटाव नहीं। और बाकी जो नंबर्स हैं उसके पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ भी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और बाकी सबको गुना कर देंगे। 3 दूना 6 दूना 12, यानी सम भाजक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सम भाजक में सम के पावर को कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और बाकी जो भी है उसमें 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सम भाजक कितना आ जाएगा, 4। सम भाजक आपका आ गया 12, और विषम पहले पूछ रहा है। क्रमशः मतलब क्या है कि पहले विषम पूछ रहा है, बाद में सम पूछ रहा है। तो विषम आपका कितना आ गया है, विषम आपका 4 है तो पहले 4 रहेगा, सम आपका 12 है तो पहले 12 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बना हुआ है, NH 37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, बांग्लादेश। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय कहीं सवाल है ये। बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है, अजमेर में है।
कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, और गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक था, ये था 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल 6 से 90 तक था, 1206 से 1290 तक था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक ही रहा था, फिर ये निकल गया। 1210 में क्या हुआ, पोलो या चौगान खेलते समय इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। पोलो या चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हो गया था। क्या कहता, पोलो खेल रहा था, घोड़ा से गिर गया, घोड़ा से कुचल के मर गया, घोड़ा इसको कुचल दिया था। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश, आप नाम सुनेंगे उसका। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था इल्तुतमिश। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। ये रीजनिंग का सवाल है, ये सब सारा रीजनिंग है। हम केवल ये मैथ और जी के लेके चल रहे हैं, मेनली मैथ पे फोकस कर रहे हैं। वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, वो क्या होता है, गंधक। गंधक जो वायु में मौजूद होता है वो चांदी की वस्तु को काला कर देता है, और क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। चांदी से क्रिया करे क्या बनाया था वो, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब रीजनिंग का सारा सवाल है। हाँ, यहाँ देखिए, आपको पता है कि x + 1/(x/2) दिया हुआ है, तो x का कौन सा मान रखेंगे कि सेटिस्फाइड हो जाएगा, 1 रख देंगे, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। एक और तरीका क्या है, आपको पता है फॉर्मूला होता है a² - 2, a का मान 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और आपको कुछ डिटेल इसमें सिखाते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में काम करेगा। अगर आपको दिया हुआ है x + 1/x = 3 दे दिया मान लेते हैं, और आपसे पूछ दिया कि x² + 1/x² क्या होगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको x + 1/x दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, या बोल सकते हैं a² - 2 बोलते हैं। x + 1/x का मान अगर दिया है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2 होता है, a का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। अगर आपसे पावर 4 का वैल्यू पूछ दिया, पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, 1 और 2 का रिलेशन है, मतलब 1 पावर दे करके 2 पावर का मान पूछ रहा है आपसे। तो 2 और 4 में क्या रिलेशन है, अगर 2 को 4 से कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 1 और 2 का ही रिलेशन हो गया। तो अगर 1 पावर का मान दिया हुआ है 7, तो 2 पावर का मान क्या हो जाएगा, a² - 2, मतलब 49 में 2 क्या हो जाएगा, 47। इसी तरह से अगर पावर 8 का मान पूछ दिया, ठीक है, अगर हमको पता है कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 जो हम अभी निकाले हैं वो 47 है, और हमको पूछ दिया कि x का पावर 8 का मान बताइए, तो क्या करेंगे हम, 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 का रिलेशन है, 4 दूना 8, मतलब 1 पावर दे के 2 पावर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, a² - 2, 1 जगह पर 47 है, 47 का स्क्वायर - 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि 50 के आसपास का जो स्क्वायर होता है वो कैसे करते हैं, 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 50 से 3 कम है तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 से 3 कम है तो 25 में 3 घटाना होता है, तो 25 में 3 घटाए तो कितना आएगा, 22, 22 0 9 - 2 यानी 22 0 7। ठीक है, तो पावर 1 का वैल्यू दे करके आपको 8 तक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 से 2 निकाल लेंगे, फिर 2 से 4 निकाल लेंगे, 4 से 8 निकाल लेंगे। 1 से 2 निकालते समय क्या करेंगे, स्क्वायर - 2, फिर 2 से 4 निकालते समय स्क्वायर - 2, फिर 4 से 8 निकालते समय स्क्वायर - 2, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पावर 8 तक का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए एक दो और इसमें बता ही देते हैं। अगर x + 1/x का मान अगर आपका a दिया है तो x³ + 1/x³ क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है aq - 3a, aq - 3a। तो अगर हमको x + 1/x का मान दे दिया, मान लेते हैं 3 ही दे दिया है, और पूछ रहा है कि x³ + 1/x³ क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, aq
3 है तो एक जगह पर 3 है, तो 3 का क्यूब और माइनस 3a, एक जगह पर भी 3 ही है, एक जगह पर क्या है 3 है, तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18। मान लेते हैं अगर x + 1/x का मान 4 दे दिया और पूछ दिया x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 क्या आएगा, तो क्या कर देंगे, एक क्यू माइनस 3 है, एक जगह पर 4 है, 4 का क्यू एक क्यू और माइनस 3 है, एक जगह पर 4 है, 64 माइनस 12 52 आ जाएगा। अगर हमको x + 1/x का मान दे करके पावर 6 का मान पूछ दिया, पावर 6 का मान, तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है, पावर 3 का वैल्यू 52 आ गया। पावर 6 निकालना है तो 3 से 6 निकालना है, मतलब 1 और 2 का रिलेशन है, 3 दूना 6, तो पावर 1 का मान दे के 2 का पूछा तो क्या करते हैं, a² - 2 करते हैं, a का वैल्यू 52 निकाल लिए थे, 52 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 52 कैसे आएगा आपका, 52 का स्क्वायर 50 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ेंगे, 50 25 2 27 -2 यानी कितना हो जाएगा 2702, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x + 1/x का मान दिया है तो पहले आप क्या कर सकते हैं, x² + 1/x² का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a² - 2 यानी 16 - 2 14 हो जाएगा। और फिर अगर आपसे पावर 6 पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और 6 में कितना का रिलेशन है, 1 और 3 का रिलेशन है। जब 1 और 3 का रिलेशन है तो x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a³ - 3a। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 14 क्यूब नहीं पता है तो 14 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 14 कॉमन लेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, 14 गुना 196 - 3 कितना आएगा 193, 14 3 42 बाकी 2, 14 9 126, 26 और 14 42 बाकी 4, 14 9 126 4 130 बाकी 13 और 14 13 27, 2702 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है पावर 5 का, उसका भी आपको सिखाते हैं हम। x का पावर 5 + 1/x का पावर 5। यहाँ देखिए अगर आपको दे दिया x + 1/x का मान आपको दे दिया 3, आपसे पूछ रहा है कि x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 दिया हुआ है मतलब इसको हम 2 और 3 में पहले ब्रेक करेंगे, 5 को 2 और 3 में ब्रेक करेंगे, 2 और 3 में ब्रेक कर दिए और इसमें से क्या करेंगे, x + 1/x घटा लेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 5 है तो 2 और 3 में ब्रेक कर लेना है। यानी पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से ये निकाल लेंगे x² + 1/x², तो ये क्या हो जाएगा a² - 2 यानी a² - 2 मतलब 7 आ जाएगा। फिर निकाल लेंगे x³ + 1/x³ निकाल लेंगे, यानी a³ - 3 हो जाएगा यानी 18 आ जाएगा, ठीक है। अब पावर 5 का वैल्यू पूछ रहा है तो x² + 1/5 को क्या करना है, 2 और 3 में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। या तो आप अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट क्या करना है, x + 1/x का मान अगर दिया है तो आप स्क्वायर और क्यूब का मान निकाल लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 का पावर का जो वैल्यू निकाला है उसको मल्टीप्लाई करके जो एक वैल्यू वो दिया हुआ x + 1/x को उसको घटा लीजिए, 18 से 126 - 3 123 हो जाएगा। यही चीज़ ये वाला आपका है, पावर 2 पावर 3 फिर इससे घटा लिए हैं। तो पावर 5 का जब भी वैल्यू पूछेगा तो पावर 2 और 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, पावर 2 और 3 का जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है और जो x + 1/x का मान दिया है बस उसको उससे घटा लेना है, ठीक है। पावर 2 3 का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है और जो वैल्यू को दिया है x + 1/x का उसको उससे क्या कर लेना है, घटा लेना है, बस आपका पावर 5 का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका मान आपको ज्ञात करना है, बस इसमें क्या करना है, आपको परमीकरण करना है सिर्फ। √2 + 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। अगर हम अंश को हर को अगर अंश में भेजते हैं साइन चेंज करके तो √2 + 1 है, साइन चेंज करके भेजेंगे √2 - 1 हो जाएगा। और नीचे में क्या होता है, दोनों के वर्गों का डिफरेंस, √2 का वर्ग क्या आ जाएगा 2 और 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 1। ये परमीकरण करने का तरीका है। कैसे परमीकरण करते हैं, फिर से देखिए, हर में जो भी आपका टर्म दिया हुआ है, हर में जो भी टर्म दिया हुआ है बस इसको क्या करना है, आप साइन चेंज करके ऊपर भेज दीजिए। तो √2 + 1 है, साइन चेंज करके ऊपर भेज दिए √2 - 1 और नीचे में क्या करना है, इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस करना है। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 1, √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, बस दोनों का डिफरेंस निकाल दिए।
अब बस सोल्व कर लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 गुना √2 यानी 4√2 हो जाएगा। फिर 4 गुना 1 -4 हो जाएगा। √2 गुना √2 2 हो जाएगा। √2 गुना 1 -2 √2 हो जाएगा। नीचे में 2 में से क्या तो एक ही हो जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 4√2 में से √2 घटाएंगे 3√2 -4 + 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, परिमेयीकरण करने का तरीका थोड़ा शॉर्ट आप सीख लीजिए। नीचे में क्या करना है, वर्गों का अंतर लिखना है, ऊपर में साइन चेंज करके लिखना है। ये इस शिफ्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है आपका 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से डिविजिबल हैं लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है। 50 से डिविजिबल होने, 50 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 50 से विभाज्य कौन कौन सा नंबर होगा, 50, 100, 150, 200। 50 का जो भी पहाड़ा होगा वो क्या होगा, 50 से डिविजिबल होगा और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और कहता है 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से विभाज्य नहीं है। तो 100 से विभाज्य इसमें से कौन कौन नहीं होगा, 100, 200, 300, ये सब नहीं होगा। मतलब क्या है कि 50 का केवल ऑड मल्टीपल लेना है, 50 गुना 1, 50 गुना 3, 50 गुना 5। ठीक है, सम मल्टीपल हम नहीं ले सकते हैं, 50 गुना 2 नहीं कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते हैं, 6 नहीं कर सकते हैं। केवल क्या कर लेना है, 50 को विषम संख्या से गुना करेंगे, वही जो होगा 50 से विभाज्य होगा, लेकिन 100 से नहीं हो पाएगा। इतना सा बात आप समझ गए। अब देखिए नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको 50 से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए, तो यहाँ से हम पहले 50 निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले हम 50 निकाल लेंगे। तो 50 कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 2, 50 निकल गया। अब क्या बच गया इसके अलावा, यहाँ से 2 का पावर 1 ही निकाले हैं, यहाँ पे 2 का पावर 1 बच गया, यहाँ 2 का पावर 1 बच गया, यहाँ पे आपका 3 का पावर 1 बच गया और यहाँ के 7 का पावर 1 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको करना क्या है, हमको क्या करना है, कोई भी सम मल्टीपल नहीं लेना है। देखिए गुना 2 नहीं ले सकते, गुना 4 नहीं ले सकते, यानी कि सम वाला हमको हटा देना है। ठीक है, सम वाला हमको हटा देना है। ये तो 50 ही है, ये तो 50 है, 50 का केवल सम मल्टीपल नहीं लेना है। सम मल्टीपल लेंगे तो 100 और 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 से विभाज्य हो जाएगा। तो सम मल्टीपल नहीं लेना है, केवल क्या करना है, विषम मल्टीपल लेना है। तो विषम मल्टीपल केवल लेना है, तो विषम का पावर में 1 जोड़ दीजिए, 1 से 1 2, ये पावर में 1 जोड़ दीजिए 2 और गुना कर दीजिए, यानी टोटल आपका 4 भाजक आएगा, जो क्या होगा 50 से विभाज्य होगा लेकिन 100 से नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ देखें कि 50 से विभाज्य होने वाला नंबर कौन सा है। 50 से विभाज्य होने वाला नंबर कौन था, 50, 100, 150, 200, 250 ये सब था, लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं लेना है। मतलब 100, 200 और 300 हटा दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका सम नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा। 50 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, 4 से नहीं चलेगा, 6 से नहीं चलेगा। केवल क्या चलेगा, विषम नंबर का मल्टीप्लाई ही चल पाएगा, विषम नंबर का, सॉरी, केवल विषम 1, 3, 5 वाला मल्टीप्लाई चल पाएगा। तो हम क्या किए, जो भी हमको नंबर दिया था वहाँ से हम सबसे पहले 50 निकाले। 50 क्यों निकाले, चूँकि हमको 50 से डिविजिबल चाहिए। तो 50 कहाँ से आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 यहाँ से 50 आ गया। बच क्या गया, 2 का पावर 2 था, यहाँ 2 का पावर 1 बच गया, चूँकि एक हम यहाँ ले लिए हैं, एक यहाँ ले लिए हैं, तो एक यहाँ बच गया। फिर 3 का पावर 1 बच गया, 7 का पावर 1 बच गया। ठीक है, अब चूँकि हमको सम मल्टीप्लाई नहीं लेना है, तो सम नंबर को हम हटा दिए, सिर्फ विषम को देखे। सिर्फ क्या देखे, विषम को देखे। इसको क्यों नहीं देख रहे हैं, चूँकि ये तो 50 है ही, 50 का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इतना को हम छोड़ दिए हैं। बाकी जो बच गया उसमें से देख रहे हैं, जो बाकी बच गया है उसमें से सम नंबर नहीं लेना है, तो सम का मल्टीप्लाई हटा दिए, सिर्फ विषम को देखे। अब विषम के पावर में क्या किए, एक एक जोड़ करके गुना कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस तरह के सवाल में आपको फिर से दिक्कत रह जाए, तो अभी आपको हम एक व्हाट्सएप नंबर दिए थे 9911499650। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, नंबर से नहीं, व्हाट्सएप कॉल करके आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आप फ़ोन कॉल पे ले सकते हैं। और नहीं तो इसके अलावा अगर कोई भी आपको और भी क्वेश्चन है जो आपसे अभी तक नहीं बन रहा है, तो उसको आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज के आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप से आपको समझ ना आए तो आपको कॉल के द्वारा भी उसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है।
एक बिजली का खंभा है। चलिए यहाँ पे एक बिजली का खंभा लेते हैं। कहता है इसका उन्नयन कोण जो है, देखिए उन्नयन अब नमन से हमको मतलब नहीं रखना है, हम केवल क्या रखेंगे, कोण से मतलब रखेंगे। इसका कोण जो है 30 से बढ़कर क्या हो गया, 60 हो गया। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर की ओर बढ़ता है। 30 से 60 कब हो जाता है, जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर की ओर खंभे की ओर बढ़ता है। कोण 30 से 60 हो गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ एक लाइन है और इसको ऐसे मिला दी और इसको यहाँ से मिला दी। मतलब पहले कोण कितना था, 30 था और बाद में 30 से बढ़े कितना हो गया, 60 हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हम यहाँ भी 30 ले सकते हैं और यहाँ 60 ले सकते हैं, नहीं चलेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे मेरा कोण बढ़ते जाएगा। और देखिए कोण बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से नज़दीक आने से क्या होता है, कोण बढ़ते जाता है। मतलब इधर वाला एंगल छोटा होना चाहिए, तभी तो इससे आगे जाएंगे तो कोण बड़ा मिलेगा, फिर इससे आगे जाएंगे तो साला कोण बड़ा मिलेगा और 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री के जो नियरेस्ट में रहेगा वो बड़ा कोण रहेगा, इससे दूर रहेगा वो छोटा कोण रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा देखिए इसके बाद क्या करा है कि उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो 30 से 60 कर दिए हम। फिर क्या कहता है, इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। यानी पहले वो यहाँ था लेकिन 30 मीटर जब बढ़ा तो कोण 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। यानी ये दूरी दिया हुआ है कि वो 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तब कोण 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई बताइए। बिजली के खंभा को ऊंचाई AB है, AB का मान पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1। छोटा वाला ट्रायंगल में ABC में, ABC ट्रायंगल में tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/1। और बड़ा वाला ट्रायंगल में ABD में, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 30 है। कोण को हमेशा tan के साथ ही हम देखेंगे, तो tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 1/√3। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। यानी ये आपका आ गया √3। अब देखिए दोनों बार ऊंचाई अलग अलग कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ √3 है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा, तो √3 बनाने के लिए √3 से गुना कर दिए। अगर यहाँ √3 से गुना किए हैं तो इसी 1 के बदले ये √3 आया है, तो इसमें भी √3 गुना करना पड़ेगा। कैसे? चूँकि tan 30 का मान हम क्या लिखे थे, 1/√3। तो 1 में जब गुना कर दिए तो √3 में भी गुना करना होगा, ये हो जाएगा 3। इतना सब बात समझ गए आप। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। टोटल आपका क्या है, डिस्टेंस है 3 है, इसमें से आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब ये 30 मीटर दिया है, 30 को 2 से कंपेयर कर देंगे, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया, 30। आपसे पूछ रहा है खंबे का ऊंचाई, खंबे का ऊंचाई क्या है, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, कोई भी एक √3 ले लीजिए। खंबे का ऊंचाई क्या है, √3 है, √3 का वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। एक का वैल्यू 15 हो गया, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15√3। 15√3। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 20 - 15 - 4 - 8 में 6 के कितना आएगा, 2 2 + 3 5, ये हो जाएगा 5। 20 - 15 - 4 में 5 का माइनस बनाएगा और इधर एक माइनस है, प्लस 1 हो जाएगा। 20 - 16 कितना हो जाएगा, 4। ये सब क्वेश्चन तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे, इसको तो हमको सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। ये रीजनिंग का सवाल है। यहाँ देखिए कहता है 45:75, 45:75, फिर 3:5, 51:68 और 256:81। इसका बोलता है मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस इसका गुना कर देते हैं। जो भी अनुपात दिया है सबको गुना कर दीजिए, वही आपका कंपाउंड रेशियो है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बस। 15 × 45, 15 × 5 = 75, 17 × 51, 17 × 68। 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 6 = 24, 1 6, 4 × 16 और कटने वाला है 3 × 9 = 27, 27 से काटेंगे, 27 × 81। ऊपर 64 आ गया, नीचे 5 × 5 × 3 बच गया, यानी 5 × 5 = 25, 75, 64 75 आ गया। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेशियो दिया है बस उसको गुना कर देते हैं, बस गुना करना और कुछ करना ही नहीं।
नेक्स्ट आपका है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए, आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चलिए, एक चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता है। चलिए, तो ये हो गया ABCD, चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श कर रहा है, एक A पर, एक B पर, एक C पर और एक D पर। इसको चक्रीय बोलते हैं। कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, एक और A को C से मिला देते हैं। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। जैसे ही समबाहु त्रिभुज बोला, तीनों कोण कितना हो जाएगा? 60 60 60। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है। CDA का मान बच्चा पूछ रहा है। CDA ये वाला कोण पूछ रहा है। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण जोड़ के 180 होता है। आमने सामने कोण जोड़ के 180 होता है। तो इधर आपका 60 है, इधर 60 है, तो इधर कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने कोण जोड़ के कितना होता है? 180 होता है। तो 120 आंसर आ जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। आपको पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कॉमन सा सवाल है, हर बार आते रहता है। नेक्स्ट आपका है FAO के सोफिया 2020 के डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। अभी भी चीन ही है। 20 का डेटा दिया हुआ है, 20 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अभी भी चीन जो है मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया चीन के बाद दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है और तीसरे नंबर पे आपका आता है इंडिया। मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पे कौन आता है? इंडिया आता है। पहला पे चीन है, दूसरा पे इंडोनेशिया है और तीसरा पे चीन है। 2024 का डाटा बता रहे हैं आपको अभी के अनुसार। दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है क्या? 1:4। हम यहाँ से पहले त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? वर्गमूल कर देंगे 1:2। अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। अब देखिए, आयतन पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन के लिए क्या होता है? आयतन किसी भी चीज़ का क्या होता है? क्यूब के फॉर्म में होता है। तो क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है। तो अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो दिया, सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ क्या है? त्रिज्या होता है। क्योंकि अगर गोला का त्रिज्या निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या के बाद हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछे, जो भी चीज़ पूछेगा सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? हमको त्रिज्या का रेशियो निकालना। तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने के लिए 1:2 स्क्वायर। जब क्षेत्रफल आपका दिया रहता है, त्रिज्या निकालना होता है तो क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। तो 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 और 2 आ जाएगा। अब आयतन निकालना है तो क्या करेंगे? आयतन चूँकि क्यूब के फॉर्म में होता है तो आयतन के लिए क्या करेंगे? त्रिज्या का क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। आयतन के लिए क्यूब करेंगे, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी पूछे वो त्रिज्या के रेशियो के बराबर ही हो जाएगा। अगर त्रिज्या 1:2 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल 1:4 स्क्वायर हो जाएगा, आयतन 1:8 क्यूब हो जाएगा। लेकिन बाकी कुछ भी आयतन और क्षेत्रफल के अलावा त्रिज्या के रेशियो में ही रहेगा, मतलब 1:2 ही रहेगा। जो त्रिज्या का रेशियो रहेगा वही आपका बाकी जो भी डेटा पूछेगा उसका आंसर हो जाएगा 1:2। क्षेत्रफल के लिए केवल स्क्वायर करेंगे, आयतन के लिए क्यूब करेंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों रह जाएगा। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर क्यों करते हैं? कि क्षेत्रफल स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आता है और आयतन आपका क्यूब के फॉर्मेट में आता है, इसलिए आयतन के लिए क्यूब करते हैं। साधारण ब्याज पर कितने % वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल राशि के 8/5 के बराबर हो जाएगा? 5 वर्ष में टाइम कितना दिया हुआ है? 5 साल। मूल राशि का 8/5, अगर हम मूलधन को 5 मान लिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मूल राशि को 5 मान लिए तो 5 का 8/5 कितना हो जाएगा? अमाउंट 8 हो जाएगा। अमाउंट 8 हो गया। आपको पता है कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है आपका? 5 है, दर निकालना है, समय आपका भी 5 ही है, 100, और अमाउंट 8 है। 5 रुपये मूलधन है, 8 रुपये अमाउंट है, तो ब्याज 3 रुपये हो जाएगा। 5 × 25, 25 × 100, 4 × 12। आर का वैल्यू कितना आ गया आपका? 12 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है,
नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? नासा के अनुसार ये आपका 30% है, अभी भी 30% ही है। पृथ्वी का जितना भी भू सतह है उस पर आपका 30% क्या है? वन है। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो भारत में आपका क्या है? टोटल जो भी भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसका 21.71% वन है। भारत में जो भी आपका भौगोलिक क्षेत्र है उसका 21.71 पे आपका क्या है? वन है। इसके पहले आपका क्या था? 21.76 था, अभी थोड़ा बढ़ करके 21.71 हो गया। तो पूरे पृथ्वी के भू सतह का 30% वन है। इसमें भारत में खाली डेटा पूछेगा तो भारत का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 21.71% वन है आपका। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किया जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आया होगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 876 में हुआ था। घटते क्रम में लिखना है, 876। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1876 में हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1876। 876, इसको आपको घटते क्रम में लिखना है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है 37 मीटर और 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। एक आयताकार पार्क है जिसका लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई क्या दिया है? 37 और 30 दिया हुआ है। 37 और 30, लंबाई आपका 37 है, चौड़ाई आपका 30 है। कहता अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। चलिए अंदर की ओर एक रास्ता बना देते हैं। तो अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है। यहाँ देखिए, जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है, ये आपका रास्ता है। और ये कितना जगह घेर रहा है? ये जो आपका जगह घेर रहा है 570 मीटर स्क्वायर जगह घेर रहा है। चलिए, तो कहता है कि रास्ते की चौड़ाई बताइए। हम रास्ता की चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। इसको क्या मान लेते हैं? x। तो इधर x माने तो सारा तरफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। रास्ता का चौड़ाई सारा तरफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिगर में मत जाइएगा, चारों तरफ रास्ता का चौड़ाई आपका सेम ही रहेगा। तो अब देखिए, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल में, बाहर वाला का नाम दे देते हैं ABCD। बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में अंदर का नाम दे देते हैं PQRS। अगर अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले के क्षेत्रफल में अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आएगा। तो बाहर वाला का क्या है? 37 या 111। बाहर वाला का क्षेत्रफल क्या है? 1130। अगर इसमें 37 या 111, सॉरी 37 या 111, 1110। बाहर वाले के क्षेत्रफल में अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अंदर वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंदर वाला का लंबाई कितना हो जाएगा? अंदर वाला का लंबाई 37 बाहर वाला का है, इसमें x इधर से और x इधर से घटा लेंगे। दोनों साइड से अगर आपका x घटा लेंगे, इधर से भी x इधर से भी x घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अंदर वाला का लंबाई हो जाएगा 37 - 2x। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? पूरा चौड़ाई 30 है, 30 में x और x घटा लेंगे, ये x और ये वाला x घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 - 2x। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 37 - 2x इंटू 30 - 2x। बाहर के क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? रास्ता का क्षेत्रफल आएगा। और रास्ता का क्षेत्रफल कितना दिया है? 570। अब 1110 में 570 इधर लगा हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 0 11 में 7 या 4, 10 में से 5 या 5, 540 बराबर क्या हो जाएगा? 37 - 2x और 30 - 2x। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से कोई डेटा रख देंगे जो इन दोनों को गुना करने के बाद 540 ला दे। तो पहला ऑप्शन कौन है? 10 है, तो 10 पे जाते हैं। तो अगर 10 रखते हैं तो 37, यहाँ 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 37 - 20 कितना हो जाएगा? 17। यहाँ 10 रहेंगे, 10 दूना 20, 30 में से 20 गया तो 10 हो जाएगा। यानी कितना गुना करने पे कितना आएगा? 17 10 170 आएगा। हमको लाना है कितना? 540 लाना है। मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर 10 ऑप्शन नहीं है, 10 ऑप्शन से आपका एरिया कितना आ रहा है? 170 आ जा रहा है। तो 10 से जब भी ज़्यादा बड़ा लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब 10 से बड़ा डेटा तो नहीं चलेगा। तो 10 से छोटा डेटा लेके देखते हैं। 10 से छोटा आपका एक ही डेटा है 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 10 घटाएंगे तो 37 में से क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 27। और यहाँ 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 27 दूना 54, यानी ये वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो उसको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से लेके चलना है। ये देखिए, अच्छा सवाल है। कहता है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता शुरुआत
की शुरुआत की। मतलब क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में क्या होगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देगा उसको, मतलब खाना पीना भी देगा। तो ये कब से शुरुआत हुआ था? 1995 से हुआ था। अभी भी चल रहा है ये। आपको प्रारंभिक शिक्षा के लिए अगर आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो आपको शिक्षा के साथ साथ क्या मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था? 1995 शुरू हुआ था। कहता है एक वस्तु 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य कितना है? 390, और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, केवल 0 से 0 कट जाएगा। 3 से 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 25 100, 3 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 पचे 65, 13 दूना 26 अच्छो 32, 325। तो बस विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर लिए, 390 विक्रय मूल्य है, 20% लाभ पे विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर किए, निकालने वाले से गुना करते हैं, निकालना क्रय मूल्य है 100 से गुना कर दिए। कंप्यूटर के एक मेनू में किसका लिस्ट होता है? वो कमांड्स का लिस्ट होता है। कंप्यूटर के मेनू में किसका लिस्ट होता है? कमांड्स का लिस्ट होता है। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम का ही है, इसको ध्यान में एक बार रखिएगा, एक बार इसको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए 20 का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 20 को हटा के 24 कर देते हैं। तो नवंबर 24 में आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो अभी हैं वो सुमन बेरी हैं। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अभी करंट का सवाल पूछेगा, 20 का तो पूछेगा नहीं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी क्या है? सुमन बेरी हैं। ये पुराना आंसर दिया हुआ, पुराना क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका कौन है? सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग पहले क्या था? ये पहले आपको पता है कि योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग पहले क्या था? योजना आयोग था, जिसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग को पहले बोलते थे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसका नाम बदल के कर दिया गया। योजना आयोग का नाम क्या बदल दिया है? नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग था, 15 मार्च 2050 को इसका स्थापना हुआ था योजना आयोग का। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन बेरी हैं। और इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो हमेशा पीएम ही होता है, जो पीएम रहेगा वही अध्यक्ष रहेगा। तो अभी आपका पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के आपका चेयरमैन कौन होंगे या चेयरपर्सन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे, एन मोदी। फिर आपका इसका एक सीईओ है। सीईओ कौन है आपका? BR सुब्रमण्यम है। BR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। BR सुब्रमण्यम सीईओ इसके हैं, BR सुब्रमण्यम। ठीक है, सीईओ BR सुब्रमण्यम, चेयरमैन नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और तो इससे रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछता नहीं है। चलिए रीजनिंग का सवाल है, ये भी आपका रीजनिंग ही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। हाँ, ये एक सवाल है आपका। यहाँ क्या है? ग्राफ 7 वर्षों के दौरान, जो निम्नलिखित ग्राफ है 7 वर्षों के दौरान ए और बी द्वारा दी गई बिक्री को दर्शाता है। ए का बिक्री कितना है और बी का बिक्री कितना है, ये आपको दर्शा रहा है। फिर कह रहा है ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन है, और आपका ये जो रेड टाइप का लाइन है वो क्या है? बी का लाइन है। ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम, डिफरेंस न्यूनतम कौन से साल में है? 2002 में डिफरेंस कितना है? चलिए डिफरेंस निकालते हैं। 2002 कौन सा है आपका? ये वाला है। 2002 में डिफरेंस कितना है? 20 और 10 का डिफरेंस 10 हो जाएगा। 2003 में डिफरेंस कितना है? 2003 में डिफरेंस भी 10 का ही है। 80 और 70 का डिफरेंस। 2005 में डिफरेंस कितना है? 5 में आपका 10 का ही डिफरेंस है। 2006 में डिफरेंस कितना है? 6 में 0 का डिफरेंस है। यानी सबसे कम डिफरेंस क्या है? 2006 में है। रीजनिंग का सवाल है, ये देखिए मैथ का।
कहता है कि आपका निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। बल्ब को बेचने में जो आपका खर्चा हुआ है, मार्केटिंग पे थोड़ा बढ़िया से दिख नहीं रहा है, मार्केटिंग पे, कॉपीराइट पे, ग्लास पे, मेल्टिंग पे, मॉडलिंग पे, सब दिया हुआ है, पैकेजिंग पे। पाई चार्ट का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। कहता है बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मॉडलिंग के रूप में लागत 28,400। मॉडलिंग के रूप में लागत, मॉडलिंग वाला कौन है, देखिए ये मॉडलिंग है, ये वाला सबसे लास्ट एक पहले, ये मॉडलिंग है आपका। तो मॉडलिंग के रूप में लागत 20 है, यहाँ पे लागत कितना दिया, 28,400 दिया है। 28,400 लागत है, 28,400 यहाँ पे 20 लागत हो रहा है ग्राफ में। 28,400 को 20 से कंपेयर कर दिए, निकालने वाले से गुना। निकालना क्या है, वह कॉपीराइट के खर्च के रूप में कितना खर्च करता है। कॉपीराइट कौन सा है, दूसरा नंबर वाला है, कॉपीराइट है। कॉपीराइट आपका ये वाला लाइन है, ये आपका 15% खर्च हो रहा है, 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। 0 0 क्या जाएगा, 14 दूना 28, 20 दूना 40, 0 15 दूना 30 और 15 चौ 60, 3 63। बस इतना काफ़ी है। लास्ट में 300 आ रहा है, लास्ट में 300 एक ही ऑप्शन में है। ये रीजनिंग है आपका, ये भी आपका रीजनिंग ही है। रीजनिंग ये सारे लास्ट में अब रीजनिंग के ही सवाल हैं केवल। हाँ ये 97। कथा संख्याओं को आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब है आपका, ये बढ़ते क्रम है। अब देखिए अगर माइनस में डेटा रहेगा, अगर यही डेटा को माइनस में लिख दें, -5 -4 -3 -2 -1, ये भी आपका बढ़ते क्रम ही है। माइनस में क्या होता है, जितना ज़्यादा बड़ा डेटा रहता है उतना छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 डेटा माइनस का है, तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे जो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या, सबसे छोटा हो जाता है। तो पहला डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, ऐसे लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन किस ऑप्शन में है, 3 नंबर में है, तो बाकी देखने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, 1 के बाद 4 आएगा, उसके बाद सारा पॉजिटिव नंबर 2.4 3 आएगा, फिर 0.58 5 आएगा और फिर आपका 4 आएगा। तो एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका काम सेकंड में हो रहा है तो सेकंड में करके निकल जाइए, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बाकी कोई डिफ़िकल्ट सवाल है उस पर थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम समय आप हल्के क्वेश्चन पर लगाइएगा वो समय सारा आपका क्या होगा, जो डिफ़िकल्ट सवाल रहेगा उसको सॉल्व करने में जाएगा और उतना ज़्यादा चांस रहेगा आपको नौकरी में एक सीट मिलने का। वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। मदर और इसका डॉटर 3 गुना है, मतलब 1 और 3। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। 5 साल पहले का रेशियो क्या है, पुत्री की आयु से 4 गुना, 4 और 1 का रेशियो है। अंतर सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंतर कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यहाँ पे अंतर 0 का हो रहा है। तो अंतर हमको पहले सेम करना होगा, तो नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, नीचे में 4 और 1 का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 से ऊपर में गुना कर देंगे। और ऊपर के अंतर से नीचे में गुना, ऊपर में अंतर क्या है, 3 और 1 का 2 अंतर है, 2 से नीचे में गुना कर देंगे। ऊपर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना 8। डिफरेंस कितना का आ गया, 1 का आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, प्रेजेंट और 5 साल पहले में 5 का अंतर है, यानी 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो पूछ रहा है क्या, वर्तमान पुत्री की वर्तमान आयु, तो डॉटर की वर्तमान आयु 3 है, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है। 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का ही सवाल है और नेक्स्ट आपका सवाल समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आपको पहले ही बोल दिए हैं 9911499650। इस नंबर पे आप हमको कॉल करके व्हाट्सएप से डायरेक्ट आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, आप क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो उस क्वेश्चन को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके उसका भी सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।